मेथड्स के बाद जो पार्ट है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इसी को ही हमने आज डिस्कस करना है, और कंक्लूजन को जिनको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। तो टाइटल के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट के बारे में बता देता हूँ, और कीवर्ड्स के बारे में कि ये एक रिसर्च पेपर के होते क्या है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शेयर करता हूँ कि किस तरह से रिसर्च पेपर का एक पार्ट होता है, और रिसर्च पेपर के जो फॉर्मेट है या उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होती है, टाइटल कैसे दिखता है, और अब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखा होता है कि रिसर्च पेपर के अंदर, कीवर्ड्स कैसे कैसे होते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे होता है, इनके बारे में अगर हम पढ़ते तो रहें कि जी ये इस तरह से होता है, इसको इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह, लेकिन अगर लिखा हुआ देख लें तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे हैं। चलें जी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको पेपर दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पर ही है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर देखें आप, ये मेरा अपना ही पेपर है, ताकि मैं आप लोगों को इसको अच्छी तरह समझा सकूँ। हाँ एहतिशाम, ये क्लियर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर? क्योंकि सम टाइम स्क्रीन शेयर करने से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, स्क्रीन पास हो जाती है, मैं बार बार इस वजह से पूछ रहा हूँ। सर स्लाइड आ रही है अभी तक तो। अभी तक स्लाइड आ रही है, ओके। मैं इसको ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, आप ना तकरीबन यूं करो, ये जो है ना तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स, इनके माइक्स इनेबल कर दो। किसी को शो होता है किसी को नहीं होता, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम है क्या है। इनके कम से कम जो माइक्स हैं वो इनेबल कर दो, साथ के साथ ये पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, ठीक है सर। हाँ जी, अच्छा कर दिया पार्टिसिपेंट्स, सर। आप मुझे बताते जाएं कि आप लोगों को ये शो हो रहा है, रिसर्च पेपर जी सर, सिलेक्शन जी करा। सर हो रहा है। जी सर, शो हो रहा है। हो रहा है सर। चले, ओके, जी वेरी गुड, सर हो रहा है। शाबाश। थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा कि बात करके जो मैं पूछूं क्वेश्चन, कोई भी आप में से बता के ना, तो ये थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सिस्टम ऐसा है इंटरनेट का ओवरऑल दी कंट्री। तो आप अपने माइक्स फिर बंद कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूं। ये देखें, ये है, आपको टाइटल नजर आ रहा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ड्राउट टॉलरेंट ब्रेड वीट जीनोटाइप्स एट सीडलिंग स्टेज। इसी तरह आपको कोई भी रिसर्च पेपर देखेंगे तो आपको इस तरह का ये टाइटल नजर आएगा। अब इस टाइटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये किस तरह से होना चाहिए, ये हमेशा, जो 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, जो कल वाले लेक्चर थे आपको उनका एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हमेशा 10 to 12 वर्ड्स का होना चाहिए। जिस तरह एक सिलेक्शन एक वर्ड है, क्राइटेरिया एक वर्ड है, ड्राउट एक वर्ड है, ब्रेड वीट जीनोटाइप्स एक अलग वर्ड है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ये 10 से 12, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एक गुड कैरेक्टर है, कि जिसे हम कहते हैं ना एक अच्छा लगेगा, वो उसमें शामिल नहीं होगा। होने को तो हो जाएगा टाइटल, 5 से 7 वर्ड्स पर भी, अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो जाएगा, 25 से 30 अल्फाज पर भी, लेकिन वो गुड नहीं होगा। एक बात ये, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें, ये हमेशा सिंगल सेंटेंस पर मुश्तमिल हो, 2 सेंटेंस पर ना हो। कि हम इसको यूं करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ड्राउट टॉलरेंट, फिर आगे कर दें ब्रेड वीट जीनोटाइप्स एट सीडिंग स्टेज के 2 ब्रेक कर दें, इसको एक सेंटेंस को 2 में डालें, इस तरह से भी नहीं होगा। तीसरा, कि जिस लैंग्वेज में आपका रिसर्च पेपर है, उसी ही लैंग्वेज में आपका ये जो टाइटल है होना चाहिए। ये ना हो कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है या रिसर्च पेपर है जो भी, इंग्लिश में है, अंग्रेजी जबान में है, और जो आपका टाइटल है वो उर्दू में है, या आपने कम से कम ब्रैकेट में इसका एक ट्रांसलेशन तर्जमा करके डाला हुआ है। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, सेम लैंग्वेज में होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये एक मैंने आपको अब्स्ट्रैक्ट का फीचर बताया कि किस तरह से होना चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप लोगों ने, सॉरी, टाइटल का बताया आपको। टाइटल के बाद मेन जो चीज होती है वो होती है अब्स्ट्रैक्ट। ये देखें, ये अब्स्ट्रैक्ट, ये किस पार्ट पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये हमेशा आपकी जो स्टडी होती है उसको करने के बाद लिखा जाता है। होता ये पहले है, लेकिन लिखते इसको बाद में है। बाद से मुराद ये है कि तमाम मैन्युस्क्रिप्ट लिख के, रिसर्च पेपर राइटअप करके, मुकम्मल करके, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। और हमेशा जो रीड करने वाली चीज होती है वो पहला एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब पढ़ने के लिहाज से, अगर आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर क्या चीज है, वो एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होता है ऑफ टाइटल। और लिखने के लिए
एंड पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, तमाम चीजें कर करके सारा कुछ राइट अप करके कंप्लीट करके फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीजें हैं हमेशा। अब मैं आपको दोबारा उसके ऊपर ले जाता हूँ, जो हमारी स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, उस पे लेके जा रहा हूँ। अगर शो ना हूं तो बताना, अदरवाइज अपने माइक ऑन रखना, ऑफ रखना। अच्छा, ये टाइटल के बारे में बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट का मैं अभी बताता हूँ, फिर कीवर्ड्स का भी बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट होता है क्या है। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीजें होती हैं हमेशा, अवॉइड पैसिव सेंटेंसेस, जो पैसिव सेंटेंसेस हैं उनसे अवॉइड करना है। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, 5 से 6 लाइंस का एक ही सेंटेंस ना हो। अवॉइड ऑब्सक्योर जार्गन्स के, इस तरह से ना हो इशारों में किनाई में बात किए जाए, जरबुल मिसल दे के बात की जाए, या सम टाइम आपकी रिसर्च के अंदर कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हुई हैं जिससे आप हैप्पी हो गए, खुश हो गए, तो आप वहाँ खुशी वाला सिंबल लगा दें। या डेंजरस केमिकल्स के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ डेंजरस वाला जो एक सिंबल्स होते हैं, जिस तरह रेस्क्यूज वाले या दूसरे सेफ्टी मेजर्स वाले सिंबल्स होते हैं, वो लगाना शुरू कर दें। वो नहीं लगाने, आपने सिंपल सा लिखना है उसके उधर। जिस तरह आजकल ज्यादातर जिस तरह हम चैट करते हैं, तो चैट के अंदर हैप्पी वाले मूड को हैप्पी लिखने की बजाय वो सिंबल भेज देते हैं, या हाथ मिलाने वाले की बजाय कि जी फ्रेंडशिप करने वाले को दोनों हाथ मिला रहे थे वो भेज देते हैं। इस तरह आप साइंटिफिक राइटिंग के अंदर ये चीजें यूज नहीं करनी होती। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अवॉइड रिपीटिशन एंड फिलर वर्ड्स, कि आप उस बार बार एक ही बात को कि जी दिस इज नोन एज, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, या इस तरह के बार बार वो लफ्ज रिपीट ना करें कि मेरा अब्स्ट्रैक्ट जो है फिल हो जाए। अवॉइड डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप तो एक उसका अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, एक मुख्तसर मगर जामे चीज लिख रहे हैं कि जो पूरी आपने 20-25 पेजेस का एक रिसर्च पेपर लिखा है, उसको आप शॉर्ट करके बताना चाहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बात भी मिस नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि तमाम के तमाम पॉइंट्स उसमें शामिल हो जाएं, तो इस तरह डिटेल फिर बात बन जाती है। लेकिन ये एक टेक्निकलिटी चीज है कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज डालें कि टॉपिक भी कवर हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें समझ आ जाए, और ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी ना हो, तो उससे भी अवॉइड करना है। और एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, एक एवरेज बता रहा हूँ, 250 वर्ड। ये जो जर्नल्स हैं, इनको हम यूँ समझ लें कि पब्लिशिंग एजेंसी या पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि किसी के 350 वर्ड्स होते हैं, किसी के 250 होते हैं, किसी के 150। तो एवरेज जो है ज्यादातर 250 वर्ड्स का एक होता है, 250 वर्ड्स। और इसके हमेशा अब्स्ट्रैक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में क्या होता है, सबसे पहला आपने अपनी रिसर्च का, अपने टाइटल के रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है कि इम्पोर्टेंट्स बतानी है, उसके बैकग्राउंड बताना है कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। 3 पार्ट्स होते हैं। हेडिंग्स होती हैं किसी किसी जगह, तकरीबन 100 में से अगर हम रेशियो निकालें, 95% अब्स्ट्रैक्ट हमेशा एक सिंगल पैराग्राफ पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर पैराग्राफ नहीं होते। 5% जर्नल्स होते हैं, जस्ट वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए या दूसरों से हट के वो काम कर रहे होते हैं। वो अपने हेडिंग्स बनाते हैं अंदर, बैकग्राउंड की, रिजल्ट्स की, फिर फाइंडिंग्स की, इस तरह, या रिकमेंडेशन की हेडिंग बनाते हैं। दूसरा जो पार्ट्स होता है एब्स्ट्रैक्ट का, वो होता है फाइंडिंग्स का, कि या रिजल्ट्स कह लें कि आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं, आपने सारी जो रिसर्च की, इसको राइट किया, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं। इंट्रो के बाद फाइंडिंग्स। थर्ड पार्ट के जो आखिरी 3 से 4 लाइंस होती हैं एब्स्ट्रैक्ट की, वो होती हैं रिकमेंडेशंस, कि रिकमेंडेशन कैसी होनी चाहिए। ये पॉइंट है मेन मेन जो एब्स्ट्रैक्ट के होने चाहिए। अब मैं आपको उस पेपर की तरफ लेके जाता हूँ। अगर पेपर शो ना हो तो बताइएगा कि क्या पेपर्स के अंदर ये चीजें सारी हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पेपर। ये देखें जी, ये हमने पहले टाइटल पढ़ा था, टाइटल के बाद फिर अब्स्ट्रैक्ट होता है। ये अंदर जो ऑथर्स नेम और ये ऑथर एफिलिएशन है, ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इन शॉर्ट, कि ये अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट से देख लें, क्योंकि ये वाटर स्कैर्सिटी या वाटर डेफिसिट के, जहाँ पानी की कमी है, उसके ऊपर कैसे रिसर्च लगाई जाए, हर बंदा अपनी फील्ड को इस हवाले से कोट कर लेगा। तो इस तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ये इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड या प्रॉब्लम्स या अपने टाइटल की या अपनी रिसर्च की इंपॉर्टेंस बताई गई है, जो लाइंस मैंने हाईलाइटेड की हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, ये सेकंड पार्ट, जिसको मैंने कहा था कि आप अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे, अपने रिजल्ट्स बताएंगे, आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर क्या चीजें की हैं, तो क्या चीजें लिखी हैं आपने रिसर्च के अंदर, क्या फाइंडिंग्स हैं, ये वो सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। देन एंड पे लास्ट रिकमेंडेशंस, आपकी रिकमेंडेशंस हैं कि आपने जो ये रिसर्च की है, इसका इंडिविजुअल लेवल पे क्या फायदा है और सोशल लेवल पे क्या फायदा है,
कलेक्टिवली क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इसका कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इस रिसर्च से किसी साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा है, या किसी आम बंदे को फायदा है, किसी अमीर को, गरीब को, या जस्ट आपने जो रिसर्च किया उसका कोई आगे कोई वैलिडेशन नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं क्या है, ये सारे आपको इधर बताने पड़ेंगे। ये अब्स्ट्रैक्ट के बारे में हो गया। अब ये जो पेपर के ऊपर आपको शो हो रहा है, ये होते हैं ऑथर्स नेम्स एंड ऑथर एफिलिएशन, इनको कहते हैं ऑथर नेम। यहाँ तक ये देखें, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन अहमद और मोहम्मद सज्जाद, ये लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है 1 छोटा सा, और ऊपर लिखा हुआ है 2। अब 1 के मीनिंग्स है ये इसका इसका जो डिपार्टमेंट है या एफिलिएशन है, ये जो ऑथर है कहाँ से बिलोंग करता है। ये क्योंकि ऑथर्स के ट्रांसफर होते रहते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, एक इदारे से दूसरे इदारे में शिफ्ट होते रहते हैं, तो जिस इदारे में होते हैं मौजूदा जब पब्लिश हो रहा होता है आपका ये मैन्युस्क्रिप्ट, उस इदारे का नेम लिखा जाता है। इधर छोटा सा 1 लिख के, तो 1 से ये इंडिकेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, यहाँ तक सारा उसका लिखा जाता है। अब यहाँ आप कहेंगे सर ये चौथे नंबर पे नाम है मोहम्मद अबू बकर अजमत, जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसके ऊपर भी 1 है और पहले नेम के ऊपर भी 1 है। इट मींस ये पहला और ये जो दूसरा है ये एक ही डिपार्टमेंट से है, तो इस वजह से एक ही नंबर लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है, तो इस वजह से 1 है। और ये पेपर की हिस्ट्री होती है, इधर लिखते हैं हिस्ट्री, कि ये हिस्ट्री कब ये जर्नल में सबमिट हुआ था, जर्नल ने रिसीव किया था 23 मार्च 2019 को, ये एक्सेप्ट कब हुआ, ये डेट है, फिर एक्सेप्टेंस के बाद प्रोसेस होता है फर्दर, पब्लिश कब हुआ, ये सारा उसका ये लिखा हुआ है आपका। ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि यहाँ टाइटल, ऑथर्स की एफिलिएशन, हिस्ट्री एंड अब्स्ट्रैक्ट। देन फर्दर हमारा जो पार्ट है, ये मैं आपको पावर पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ अगेन। ये फर्दर अब्स्ट्रैक्ट के बाद आपको कल बताया गया था कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनका फायदा क्या होता है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप किस तरह से कीवर्ड्स लिखेंगे। अब ये कीवर्ड्स हमेशा 5 से 7 अल्फाज वर्ड्स होते हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हों जो सर्चेबल हों। सर्चेबल से मुराद ये आपको बेहतर पता होता है कि आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं और मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उसके अंदर कौन से अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं जो आपकी रिसर्च के रिलेटेड है। ज्यादा इस्तेमाल से मुराद हरगिज यहाँ ये नहीं लेना इज, आर, एम, वाज, वर, या जो दूसरे प्रपोजिशन होते हैं या जो दूसरे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको आपने नहीं लेना। ये दूसरे अल्फाज जो आपने वो दूसरे होते हैं ना इसमें, जिसमें आपका सपोज मेरा वीट के ऊपर पेपर है या ड्राउट के ऊपर पेपर है, तो उसमें आपने उन्हीं के रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं, दूसरे नहीं लिखने हैं। ये सारा लिखा हुआ है, नॉट मैच विद टाइटल, नो आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जो आपका कंटेक्स्ट है, आपका अपना मवाद है, जो आपका अपना टाइटल है, उससे आगे आप ना निकल जाएं। अब है इजी, इजी हो, सिंपल हो, लैंग्वेज वही सेम हो, सारा कुछ ये चीजें सारी उसमें आप जो कीवर्ड्स बनाने हैं उसमें आपने सर्च करनी है, ये सारा कुछ। हाँ जी, ये कीवर्ड्स अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ रिसर्च पेपर के ऊपर। ये कीवर्ड्स फोटोसिंथेटिक्स, क्लोरोफिल, ड्राउट, वीट, यील्ड, सीडलिंग। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये ख्याल करनी है कि कुछ साइंटिस्ट या जो इनिशियली स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको इसको मेन वो यूं कर देते हैं कि जो आपका टाइटल नजर आ रहा है इसी को ही 5 से 7 अल्फाज बना देते हैं। सिलेक्शन अलग बना लिया, क्राइटेरिया अलग बना लिया, ड्राउट अलग बना लिया, टॉलरेंट अलग बना लिया, ब्रेड, वीट, जीनोटाइप्स अलग बना लिया। ये सारी चीजें जब अलग बना लेते हैं तो वो सर्च में नहीं आता। सर्च इंजन होते हैं, गूगल है, गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, लिंक्डइन है, काफी सारी चीजें हैं जो आपके रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट को रिसर्च सर्च में लेके आते हैं। तो क्योंकि यहाँ ये वो वाले अल्फाज जस्ट इसमें से वीट लिया गया है कि वीट के ऊपर पेपर है, ये एक टाइटल में से वर्ड लिया गया है, 1 या 2 ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेने आपने। तो ये ज्यादा वो अल्फाज हैं जो इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर बार बार यूज हुए हैं, तो ये चीजें यूज हुई कीवर्ड्स के अंदर, इस तरह से आपने करना है। ऐसा अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना, बेशक आपकी स्टडी के रिलेटेड हो लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर लिमिटेड टाइम यूज हुआ हो, उसको भी नहीं करना। तो ये इन सर्च की
सर आप म्यूट हो गए हैं। आई थिंक अपना आप ऑन कर लें माइक। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, अब सर आवाज आ आवाज रही? नहीं आ रही जी सर सर। आ रही है। हाँ जी। तो अब तमाम स्टूडेंट्स के आई थिंक माइक्स इनेबल हैं। अब जिसने यहाँ तक क्वेश्चन करना है वो मुझसे कर ले, टाइटल का, एब्स्ट्रैक्ट का एंड कीवर्ड्स का, ताकि मुझे आइडिया हो कि पार्टिसिपेंट्स तक कितना हम डिलीवर कर पा रहे हैं, ताकि उनके फीडबैक से मुझे आइडिया हो जाए। हाँ जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी एहतिशाम, ये माइक्स अपने ऑन ऑफ कर सकते हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं? जी सर ये कर सकते हैं ऑन अपने माइक्स। चलें, इनके इस तरह ही रखना ऑन ऑफ, ताकि ये कुछ क्वेश्चन पूछ सके। जी जी, सर। हमारे हमारे ही मोहतरम यहाँ बड़े ही जिसे कहते हैं ना एक्टिविस्ट, हमारे एम्प्लॉई हैं इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, सर इमरान टीपू साहब, वो कुछ बोलना चाहते थे। जी सर। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो वो दें अपना फीडबैक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो वालेकुम। मच। मैं इमरान बात कर रहा हूँ। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह। मैं खासतौर पे जो कल वाला इवेंट था उसके लिहाज से बात करना चाहूँगा। तो जी जी। वो भी बहुत अच्छे से, मतलब एक आसान जो कहते हैं ना, हम एक बेसिक लेवल पे आके सर ने समझाया। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, और आज भी मैंने यही नोट किया कि आप जो है ना वो एक क्या कहते हैं कि वो लफ्ज़ों की सिर्फ तमहीद नहीं बांधते, बहुत प्रिसाइज वे में आके एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं काफ़ी कुछ इस चीज़ से सीख रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कोलीग्स और इवन स्टूडेंट भी, वो बहुत कुछ सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया शुक्रिया सर। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट से थोड़ी सी माजरत इस बात की कि स्क्रीन शेयर करते वक्त ना सम टाइम हमारी तरफ से तो इशू नहीं होता। तो सपोज हमारे पास यहाँ अगर 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो किसी को स्क्रीन शो होती है तो किसी को नहीं होती। तो हर किसी का अपने अपनी मुख्तलिफ पोजीशन पे, लोकेशन पे लोग बैठे हैं, तो सिग्नल इशू की वजह से वो प्रॉब्लम्स आ जाता होगा। अदरवाइज हमारी कोशिश यही है कि सबको अच्छी तरह डिलीवर हो सके। चलें जी, हम जाते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ना, तो वो मुझे उधर ही रोक के पूछ सकता है, लेकिन फिर क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा माइक ऑफ कर देगा, ताकि दूसरों को भी आपके क्वेश्चन की और हमारे आंसर की समझ आ जाए। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डिटेल्ड आप लोगों ने डिस्कस कर ली थी। जो हमारा मेन टॉपिक था वो है रिजल्ट डिस्कशन का, उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन होना कैसा चाहिए, ये देखें अगर इसमें आपको नजर आ रहा है। एहतिशाम, ये स्लाइड्स शेयर हो रही हैं? ओके है? आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो तो आपने माइक ऑन करके बता देना है। जी सर ठीक है। चलें, ओके। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन और मटेरियल मेथड, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। टाइटल हमने पढ़ लिया, टाइटल के बाद कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स और नेम और उनके एफिलिएशन एड्रेस होता है। फिर उसके बाद हमारा अब्स्ट्रैक्ट आ गया, अब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बाद फिर देन इंट्रोडक्शन और मटेरियल्स एंड मेथड्स। ये आपका कल का लेक्चर, मैं इसको रिव्यू करके दे रहा हूँ आपको। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हमेशा 3 to 5 पैराग्राफ्स पर होता है, कि 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये वो बातें होती हैं जो एवरेज होती हैं। एवरेज से मुराद के जो एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स में या बेस्ट प्रेजेंटर में आ सकती हैं, जो वेल रिनाउंड जर्नल्स हैं, एल्सवेयर, साइंस डायरेक्ट, एमडीपीआई, फ्रंटियर्स, उन्होंने अपने अपने जर्नल्स के फॉर्मेट में ये चीजें डिस्कस की होती हैं कि अच्छी लुक वाला पेपर कौन सा होता है। जिस तरह आप, मैं आपको एग्जांपल दूं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ऊपर बड़ी सारी हेडिंग्स अट्रैक्टिव होगी, और उसका नाम लिखा होगा कि ये रोजनामा जंग है या डेली है या डॉन न्यूज़ है, जो भी। तो आपको वो अपील करेगा, अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा वो न्यूज़पेपर, कि आप इसको, खबर को पढ़ लें। उसका इसी तरह ही एक रिसर्च पेपर के अंदर आपने रिसर्च बहुत अच्छी की, लेकिन उसका राइटअप अगर अच्छा नहीं किया, तो राइटअप भी अच्छा किया, बिलफर्ज आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है या जिस किसी भी लैंग्वेज में आप उसको लिख रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीजें
आपकी अच्छी रिसर्च को और आपके अच्छे राइटअप को सारा डिक्लाइन की तरफ लेके जाएंगी। अगर आप उसको प्रेजेंट अच्छा नहीं कर रहे, उसको पहनावा अच्छा नहीं दे रहे, देन पहनावा अच्छा देंगे तो काम बनेगा, अदरवाइज नहीं नहीं बनेगा। अब पहनावा अच्छे देने के लिए हर पार्ट्स, जो रिसर्च पेपर का हर पार्ट्स है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बाकी इसके अंडर सब हेडिंग्स होती हैं। इसमें इन सब के करेक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब इंट्रोडक्शन का इसका करेक्टर कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर 3 to 5 पैराग्राफ्स होते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, डिटेल्ड इंपॉर्टेंस। डिटेल्ड क्या होगी कि अगर इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन वीट प्लांट, या आप कोई सर्वे कर रहे हैं इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉवर्टी लेवल क्या है, फला चीज के डिमांड सप्लाई में क्या फर्क है, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट साइंसेज के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने वो पहले एक पैराग्राफ में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर ये चीजें आती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इस तरह ये है। फिर देन हाइपोथेसिस डेवलप करना है। किस चीज का हाइपोथेसिस? कि अगर ये रिसर्च ना होती तो क्या होता, अगर ये रिसर्च कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा, और इसकी वजूहात क्या है, क्या मकसद बना है, क्या वजह बना है। देन थर्ड पैराग्राफ में या सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ को इकट्ठा करें, या सेकंड पैराग्राफ के अंदर दोनों चीजें इकट्ठी करें, वो हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं दोनों इकट्ठे। कि प्रॉब्लम्स क्या थे, आपको क्या जरूरत पड़ी, क्या सरदर्दी थी कि आप उठ के ये रिसर्च करने लग गए। देन लास्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव्स का होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है या लास्ट जो पेज होता है वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप किन टारगेट को अपने माइंड में रख के ये चीजें अचीव करेंगे। तो आइए, ये जो मैंने बताई है आपको ये चीजें, तो क्या एक रिसर्च पेपर के अंदर ये चीजें हैं, कैसे दिखती हैं, किस तरह से होती हैं, तो ये मैं आपको रिसर्च पेपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे रिसर्च पेपर की। ये देखिए इंट्रोडक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ। अब जाहिर सी बात है, टाइटल को थोड़ा सा माइंड में रखें। अगर थोड़े से प्लांट साइंसेज से रिलेटेड नहीं है तो प्लांट साइंसेज हमने इस वजह से ये एग्जांपल के तौर पे पेपर चुना है क्योंकि तकरीबन हर फील्ड वाले को थोड़ा सा समझ आ जाता है। तो ये टाइटल देख लें, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ड्राउट टॉलरेंट ब्रेड वीट जीनोटाइप्स एट सीडलिंग स्टेज। तो ये हो गया। इसी का ही इंट्रोडक्शन में सारी चीजें डिस्कस होंगी कि वीट डिमांड है, वीट क्या है। आप लोगों ने ये पढ़ना नहीं, याद नहीं करना, जस्ट आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में ये देखें, पहला पहला पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीजें आ गई कि वीट के ऊपर हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है, फिर इसकी डिमांड क्या है। फिर हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया कि वाकई बारिशें कम हो रही हैं मामूल से या कहीं ज्यादा हो रही हैं, तो लेकिन जिस टाइम पानी की जरूरत होती है क्रॉप को उस टाइम नहीं हो पा रही ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। तो ये सारी बताई। फिर हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं कि पैदावार कम हो जाती है, फिर हम इनको करेंगे कैसे। तो हम इस तरह से करेंगे, थोड़ा थोड़ा उनका बता दिया कि फला फला ने ये काम किया था। फिर लास्ट पैराग्राफ में आप देख लें, 3 to 5 पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में द एक्सपेरिमेंट वाज डायरेक्टेड फॉर स्क्रीनिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स है लास्ट पैराग्राफ में कि हम ये क्या करेंगे। दिस विल प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ड्राउट टॉलरेंस फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग इन सेमी एरिड एंड रेन फेड रीजन्स। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब इसमें करना क्या होता है, ये आपको ये वाला निशान नजर आ रहा होंगे 22 लिखा हुआ ब्रैकेट्स में, और सम टाइम ये 211 लिखा हुआ है। इसी तरह मैं आपको एक और पेपर की तरफ लेके जा रहा हूँ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये और पेपर शो हो गया, ये भी हमारा ही पेपर है, जीनोम वाइड एसोसिएशन मैपिंग का। ये एब्स्ट्रैक्ट है उसका, और ये आपको इंट्रोडक्शन शो हो रहा है। ये भी इस तरह उस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी वीट के ऊपर था, ये भी वीट के ऊपर है, लेकिन उसका एस्पेक्ट और था, इसका एस्पेक्ट और है। तो इस तरह पहला पैराग्राफ वीट का इंट्रोडक्शन, दूसरा और तीसरा हाइपोथेसिस के बारे में, फिर उसकी लेंथ बढ़ती गई। देन इन दिस स्टडी ए मिससीनेस पैनल, ये आ गया, और द सिग्निफिकेंस आ गया एंड पे। ये कैंडिडेट जीन्स फॉर हिज हीट स्ट्रेस टॉलरेंस इन वीट, ये ऑब्जेक्टिव वाला पैराग्राफ आ गया। इस तरह एक इंट्रोडक्शन की बॉडी होगी। इसके अंदर भी ये 29 नंबर 28 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। ये रेफरेंस है, जब हम रेफरेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बताएंगे। और एक चीज ये इसमें ख्याल करनी है कि इंट्रोडक्शन हमेशा जो भी लिखना है आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना। अपने टॉपिक को और अपने टाइटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस, उनका हाइपोथेसिस, उनके प्रॉब्लम्स बताने के लिए प्रीवियस लिटरेचर को कोट करना है। आपकी रिसर्च से मिलती जुलती, या आपकी रिसर्च के रिलेटेड, या
जिस तरह आपने वीट के ऊपर काम किया, इस तरह वीट के ऊपर किसी साइंटिस्ट ने काम किया हो, उन्हीं की बातें आपने यहाँ लिखनी है सारी, लेकिन होनी आपके टॉपिक के रिलेटेड चाहिए। ये सारी बातें इसमें आपने लिखनी है, इसमें रेफरेंस देने। आप देखें यहाँ 12, 13, 7, 14, 15, 6, 16 ये नंबर आ रहे हैं सारे, ये रेफरेंस को वो कोट करते हैं कि नीचे हमने एंड पे रेफरेंस दिए हुए हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट में देखें आपने कोई रेफरेंस नहीं है, क्यों? वो आपका अपना वर्क है, आपने अपना जो स्टडी किया वो है, उसमें रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। हाँ, आपकी स्टडी को कोई अगर कल को कोट करता है अपने रिसर्च पेपर में, अपने किसी भी फॉर्मेट में, किसी रिपोर्ट्स में, किसी थीसिस में, देन वो आपका रेफरेंस देगा। वो रेफरेंस कैसे देगा वो भी हम रेफरेंस साइटेशन में जाके बताएंगे। लेकिन आप एक फॉर्मेट देखें रिसर्च पेपर का, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई रेफरेंस नहीं होता, इंट्रोडक्शन के अंदर रेफरेंसेस होते हैं, और लास्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव्स का होता है, आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम मटेरियल एंड मेथड्स की तरफ। ये आपको स्लाइड्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ हम पहुंचे मटेरियल्स एंड मेथड्स की तरफ। तो मटेरियल मेथड कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये डिटेल आपने कल को देख ली थी कि किस तरह से होना चाहिए। अब कुछ लोग स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर फलाना रिसर्च की, हमने भी उस जैसी रिसर्च की, तो लिहाजा हम उसी का ही मटेरियल एंड मेथड कॉपी कर लेते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करना, वो प्लेजियरिज्म आ जाएगा, प्लेजियरिज्म हो जाएगा, मटेरियल प्लेजराइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ लोगों का बेसिक का ये होगा कि प्लेजियरिज्म क्या होता है, या आपको फिर क्वेश्चन सेशन आंसर में बताएंगे, या फिर इसका कोई एक अलग आपको बताएंगे लेक्चर। लेकिन बहरहाल यहाँ ये देखें कि मटेरियल मेथड कैसा होना चाहिए आपकी रिसर्च का, कि उसके अंदर मटेरियल्स क्या यूज किया। अगर प्लांट्स यूज कर रहे हैं तो प्लांट्स की स्पीशीज, जीनोम, जीनोटाइप्स, और ये सारी चीजें किस तरह से हैं, किस तरह से होनी चाहिए, क्या है और अगर आप एनिमल्स का कर रहे हैं तो एनिमल्स का कौन सा स्पीशीज, कौन सा एनिमल है। अगर आप कोई और सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे टाइप, इंटरव्यू सर्वे है आपका, ये सारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में आ जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चीजें कर रहे हैं तो कौन सा आपने उसका वर्जन, कौन सी चीजें यूज की। अगर आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का वर्जन, ये सारी चीजें। और प्रोटोकॉल, कुछ साइंटिस्ट ने हर चीज के अपने अपने प्रोटोकॉल्स डिफाइंड किए हुए हैं, फिर जब उनका प्रोटोकॉल यूज करेंगे आप तो आप उनका रेफरेंस देंगे प्रोटोकॉल किस तरह। प्रोटोकॉल से मैं सादा सी अगर मिसाल दूं, एग्जांपल दूं, रेसिपी टाइप, अंडा बनाने की, आमलेट बनाने की रेसिपी, चाय बनाने की रेसिपी, किसी और चीज की आप समझ लें कि रेसिपी कैसे होती है। तो रेसिपी में ये होता है कि फलां टाइम में ये चीज मिक्स करनी है, फलां टाइम में इतनी क्वांटिटी में मिक्स करनी है, जब इतना टाइम हो जाए इतनी करनी है। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स के तमाम प्रोसीजर्स विद दी पैसेज ऑफ टाइम, के कितने कितने टाइम के साथ क्या क्या चीजें उस एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी जुड़ी हुई हैं, उन सबको लिखना है। द मेथड कौन सा यूज किया है, कि सम टाइम ना एक ही चीज को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। कि आप अगर हिसाब किताब कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के एक्सेल शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो इस तरह हर चीज के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। और मेथड एंड डाटा एनालिसिस के भी मेथड होते हैं। कुछ चीजें सॉफ्टवेयर से यूज होती हैं, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन होते हैं, सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फिर फर्दर प्रोग्राम्स होते हैं कि किस किस तरह के हैं। इक्विपमेंट भी ऐसे होते हैं। मैं आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दूं, टेम्परेचर थर्मामीटर जो आम मरकरी वाला होता है वो वाला भी होता है, डिजिटल भी आया हुआ है, एक पिन वाला भी आया हुआ है, काफी सारे इस तरह से हैं। तो इस तरह आपने जो अपनी रिसर्च की है उसके अंदर टेम्परेचर मेजर किया है, व्हाटएवर जो भी रीडिंग्स ली हैं आपने, तो आपने उनके इक्विपमेंट्स बताने हैं कौन से इक्विपमेंट्स हैं, देन फर्दर उनके मॉडल बताने हैं। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी का नाम है, वो ऑनर है, पेटेंट है उसका, तो आपने उसका लेटर साथ रखना है, नंबर देना है, लेटर नंबर, कि मैंने उससे परमिशन लेके ये यूज किया है। एक्सपेरिमेंट का टाइम भी बताना है आपने, कि सपोज आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया लैब में कि सर्दियों में, आपने लिख दिया कि एट रूम टेम्परेचर। सर्दियों में रूम टेम्परेचर तो होता है 15, 16 या 12। तो लेकिन अगर उसको कोई और आपकी रिसर्च पढ़ रहा हो और उसको लगाना चाहे एक्सपेरिमेंट को, या वैलिडेट करना चाहे, या आपके एक्सपेरिमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर किसी को बताना चाहे, तो वो ऐसे लिख देगा जी एट रूम टेम्परेचर। और एट रूम टेम्परेचर गर्मियों में तो वो 30 पे पहुंच जाता है। तो आपने लिखना है एट रूम टेम्परेचर इन दिस टाइम, टाइम क्या था और वो पोजीशन क्या थी। प्लेस भी लिखनी है कि आपने कहाँ लिखना है, प्लेसेस का भी फर्क होता है कि जी जिस तरह गर्म इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, तो आप यहाँ वहाँ लिख दें कि जी मैंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया सपोज अप्रैल में, तो यहाँ हम अप्रैल एज्यूम कर लें कि पाकिस्तान में अप्रैल के मंथ में जी टेम्परेचर होता है 30। तो जो ठंडे इलाके में जाए, यूएसए में या पुलमैन में या कहीं किसी और जगह आ जाए, तो अप्रैल में तो वहां जाके टेम्परेचर होता है 10 to 12।
तो इस तरह ये चीजें सारी, एरिया, जियोग्राफिकल लोकेशन, सॉफ्टवेयर वर्जन नेम, इन सब पॉइंट्स का अगर मैं सिंगल सेंटेंस में बात करूं तो मटेरियल मेथड क्या होना चाहिए? एनीवन कैन रिपीट विदाउट एनी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, किसी इबहाम की बुनियाद पे कोई क्वेश्चन पूछे बगैर आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सके, देन मटेरियल एंड मेथड्स आपका वैलिड है, अदरवाइज नहीं होगा। जो पेपर पब्लिश होते हैं उनकी पब्लिकेशंस, एडिटर हमेशा अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपका मटेरियल एंड मेथड पढ़ता है कि क्या ये ओके है, इसमें कोई कुछ ऐसा पॉइंट्स तो नहीं जो मिसकंसेप्शन दे रहा हो, या शक की बुनियाद दे रहा हो, या समझ ना आ रहा हो, या कंट्राडिक्शन आ रहा हो कि कभी क्या बात करता है ऑथर, कभी क्या बात करता है, क्या ये लीनियर वे में बता रहा है सारा कुछ, एक स्टेप वाइज बता रहा है। तो इस तरह एनी वन कैन रिपीट विदाउट एनी क्वेश्चन, कि आपके एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सके आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बगैर। तो ये एक आपका मटेरियल एंड मेथड हो गया। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का था कि जी सर हम कल वाला हमें थोड़ा सा एक पेपर के हवाले से हमें बताएं कि किस तरह से नहीं। अब रिसर्च पेपर के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ मटेरियल एंड मेथड कैसे होता है। ये है जी मटेरियल एंड मेथड के एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया, टाइम क्या है, फैसलाबाद पाकिस्तान में, कौन सा डिपार्टमेंट था, जीनोटाइप्स के नेम क्या है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट का जो प्रोटोकॉल है, मेथड है, वो किस तरह से लगा है, जिन मेथड से जो सैंपल लिए या एक्सट्रैक्ट किया, या जो भी कुछ पढ़ा, तो उनके यहाँ रेफरेंस दिए हुए हैं 25, 26, ये 27 नंबर शो हो रहे हैं आपको। और उसके बाद एनालिसिस कौन से किए, कोई इक्वेशन है, कोई आपका सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो यहाँ सारे वो लिखे हुए हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया। ये देखें जेनस्टैट वर्जन 10 सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं कि किस तरह से है। देन फर्दर उसके बाद रिजल्ट डिस्कशन शो हो रहे हैं। अगर दूसरे पेपर में दिखाऊं मैं आपको, तो वहां भी मटेरियल्स एंड मेथड्स शो हो रहे हैं कि देखें आप, वो हेडिंग से शो हो रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है मटेरियल मेथड का, इक्वेशन दी हुई है, फिर जीनोटाइपिंग कैसे की थी, फिर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसे किया था, फिर जीवास एनालिसिस कैसे किया था। ये जो जो मेथड्स हैं, जिन इक्वेशन से, जिन फार्मूला से किया, वो भी दिए हुए हैं। और देन फर्दर उनकी जो रेफरेंसेस हैं वो भी दिए हुए हैं। जी पार्टिसिपेंट्स आप अपना फीडबैक दें कि यहाँ तक आपको क्या समझ आ गया, कोई क्वेश्चन कोई हो तो क्लियर करें, नेक्स्ट फिर फर्दर रिजल्ट एंड डिस्कशन की तरफ जाएं। जी एहतिशाम, क्लियरली शो होता रहा सारा कुछ ये बताते हुए, जी कोई सर। कोई प्रॉब्लम? चले जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर ये जो आपने बताया कि ये जो मटेरियल मेथड में जो किसी चीज और का इक्विपमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो उसके जी लिए जो हम परमिशन लेटर है, तो उसका बताइएगा काइंडली कि वो भी मेंशन करना साथ में जरूरी होगा मटेरियल मेथड में, ये एज इट इज लाइक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछा आपने? सर आपने कहा कि अगर हम किसी और की लैब में यूज कर रहे हैं, अपना नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं कहीं नहीं, और परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, जो आप अपना एक्सपेरिमेंट जिस लैब में यूज कर रहे हैं उस लैब का नाम और उसका जो रिसर्च एरिया स्टेशन है मेन। सपोज आप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बॉटनी की लैब में काम कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री है जोलॉजी की, तो आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर जिस जगह काम किया बॉटनी की लैब का वो पूरा लिखेंगे, फैकल्टी का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ये पूरा लिखेंगे। अगर बात रही तो सर इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट्स इस तरह से नहीं लिखने कि बॉटनी डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट्स। बॉटनी डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट्स अगर खुद उनका मैन्युफैक्चरर है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज मैन्युफैक्चरर आगे ब्रैकेट में उनका लिख देंगे कि सपोज कि ये बायर वालों का मैन्युफैक्चरर है, ये जी फलां कंपनी का है, फिशर कंपनी का है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ये स्टोव वन का है। तो इस तरह जो होते हैं ना ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, इनकी कंपनीज होती हैं, आगे फर्दर उनका मैन्युफैक्चरर नेम होता है, शॉर्टकट पे में एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो देना होगा कि उस कंपनी का यूज किया। ये नहीं लिखना मैंने फलां की लैब में जाके यूज किया, पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया कहाँ से नहीं ली, ऐसा नहीं होगा। तो ऊपर नंबर वरियन सारा लिखा होता है। थैंक यू। हेलो सर, मेरा जी एक जी क्वेश्चन था। जो जी हम जी। सीडलिंग स्टेज पे एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो वो हम पोर्स में लगाते हैं, तो उसमें ये चीज़ हम्म। मेंशन करनी पड़ेगी मटेरियल मेथड में कि ये हमने जो सॉइल का सैंपल लिया था ये कहाँ से लिया था? यस,
नहीं, ये नहीं लिखना पड़ेगा कहाँ से लिया। अगर है ना सॉइल वेरी वेरी स्पेसिफिक टाइप की, साहिल समंदर की सॉइल है, या पहाड़ के नीचे से जाके 100 मीटर नीचे से है, या जहाँ हमारी नमक की कान है खेवड़ा की, वहां की सॉइल है, तो वो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंपल सॉइल का कर रहे हैं तो वहां सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया जाएगा कि सॉइल क्ले थी, लोम थी, या इसके अंदर सैंड कितनी थी, या इसके अंदर फील्ड कैपेसिटी कितनी थी, व्हाट्सएवर, इस तरह के बारे में उसका शॉर्टकट बताना पड़ेगा। सर सर उसकी ईसी वगैरह चेक करा सकते हैं? अगर ईसी वगैरह चेक करा के वो यस 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 चेक करा सकते हैं। अगर आपका एक्सपेरिमेंट साल्ट के रिलेटेड या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के रिलेटेड है, मतलब उस चीज के रिलेटेड है, तो वो तमाम पैरामीटर्स सॉइल वाले करेंगे। अगर आपका एक्सपेरिमेंट सॉइल के रिलेटेड है ही नहीं, जस्ट सॉइल को आप एज ए ग्रोइंग मीडियम यूज कर रहे हैं, तो देन जरूरत नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ तक जो रीड किया उसमें से किसी का अगर कोई क्वेश्चन तो पूछे, तो हम नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कशन की तरफ जाते हैं। चलें जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, जी पूछे। सर जिस तरह आपने बताया कि इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, इस तरह मटेरियल एंड मेथड के भी पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हम इसे यस डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट यस पार्ट्स में। यस 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 कि मटेरियल एंड मेथड्स के जो मैंने आपको बताए थे, कोई पार्ट्स इस तरह से नहीं होते कि उसको मैं कह सकूं 3 या 4 या 5 पार्ट्स। जो मैं आपको स्लाइड अगेन शेयर कर रहा हूं कि इस स्लाइड्स के अंदर ये देखें, ये चीजें सारी कवर्ड होनी चाहिए। अब कुछ जर्नल्स वाले, ज्यादा नहीं, कुछ जर्नल्स वाले इनकी हेडिंग बना देते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की हेडिंग दे दें, आप अपने प्रोटोकॉल की हेडिंग दे दें, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो दे दें, और सॉफ्टवेयर वर्जन के नाम दे दें। या आपकी स्टडी के अंदर एक्सपेरिमेंट तो एक है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के साथ सब एक्सपेरिमेंट एसोसिएटेड है, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट, मतलब सब एक्सपेरिमेंट कह लें या छोटी छोटी चीजें करने वाली, तो उन सबको मिला के एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बनता है, तो उनकी आप अलग से हेडिंग दें। तो इस तरह से हेडिंग्स बन जाती हैं। लेकिन चीजें ये जो बताई हैं ना सारी, ये कवर्ड होनी चाहिए, इनमें कोई मिस ना हो। मैं आपको एक पेपर स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, ये देखें। अब ये मटेरियल मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें। अब इसके अंदर मटेरियल मेथड्स की हेडिंग दे के फर्दर ये सारा कंप्लीट करके देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हेडिंग दे दी कि इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन कौन से करने हैं हमने। फिर उसके बाद जीनोटाइपिंग कि अलग से ये क्या होती है, ये आपके रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि एक अलग हेडिंग आ जाती है कि जीनोटाइपिंग के बारे में बता दिया। देन इसी ही मटेरियल मेथड के अंदर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की हेडिंग आ गई कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एक अलग एक्सपेरिमेंट है। फिर जीवास एनालिसिस की आ गई कि वो एक अलग हेडिंग है। इस तरह 4 से 5 हेडिंग्स बन गई हैं मटेरियल मेथड के अंदर। उसको स्प्लिट कर दिया कि रीडर्स को आसानी हो कि हमने क्या किया। अब एक और पेपर, इसके अंदर मटेरियल मेथड कुछ भी नहीं, सेम है, क्योंकि ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से मटेरियल मेथड शुरू हुआ, तो ये आपके सामने ये एक ही सारा कुछ जा रहा है। देन फर्दर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन शुरू हो गए। क्लियर पॉइंट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। चलें, ओके। अब हम जा रहे हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की तरफ, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आज का ही जो टॉपिक था। तो क्या होता है अब